नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। और आज इनसाइड स्टोरी में बात होगी संविधान को लेके। सर, जो आज संसद में घटा, और ऐसा कह सकते हैं कि आज की घटना ने एक बार फिर से संजीवनी देने का काम किया है विपक्ष को। एक बार फिर से अंबेडकर के नाम पे संविधान का मुद्दा उठा के कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि विपक्ष को एक बार फिर से एकजुट किया जाए और अलग अलग राज्यों में हमें उसके प्रदर्शन भी देखने को मिले। तो क्या ये कह सकते हैं कि बैकफुट पे, मतलब लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अंबेडकर ये दोनों एक ऐसी पहलू हैं भारतीय राजनीति के जो समानांतर चलते हैं, कभी मिले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अंबेडकर के जो आइडियल्स हैं उनको अवहेलना करना हमेशा एक तोहमत के तौर पर लगा है। लेकिन इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि अंबेडकर की जो मूवमेंट है, ख़ास तौर पर बीएसपी और इस तरह की पार्टियों के कमज़ोर होने के बाद अगर किसी ने संभाली थी तो भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि ये बात हमेशा से देखी जाती थी कि कांग्रेस अमूमन अंबेडकरवाद को उस तरह से अडॉप्ट नहीं करना चाहता है जिस तरह से आज की तारीख में खड़गे साहब या बाकी के कांग्रेस नेता बोलते दिखाई पड़ते हैं। और उसकी कई मिसालें पेश की जाती हैं। वहाँ से शुरुआत होती है कि अंबेडकर को कांग्रेसियों ने ही लोकसभा चुनाव पहुँचने से रोका था, या फिर उसके बाद ये भी बार बार बोला जाता है कि कैसे संसद में फ़ोटो नहीं लगने दिया गया अंबेडकर का 1990 तक, और 90 में जाकर के उनके फ़ोटो को लगाया गया, जबकि उसके पहले कई नेताओं के फ़ोटो लग गए। भारत रत्न भी उन्हें इंदिरा गांधी के बाद मिला, जबकि वो डिज़र्व करते थे पहले। तो कांग्रेस पर भी तमाम तोहमत हैं। और ऐसे में जो एक बीच में काल आता है जिसमें कि अंबेडकर की सियासत की पैरोकार पार्टियां, और उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है दक्षिण की पार्टियों की, और उसके बाद उत्तर में ख़ास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की हाल के दिनों में जो स्थिति है, उसके बाद अगर किसी ने अंबेडकर मूवमेंट को या फिर दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रयास किया, तो उसमें आपने पाया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयास कर रही थी और उसे ये लगता था कि एक वोट बैंक अप फॉर ग्रैब्स जिसे कहा जाता है, वो खाली है, उसे अपनी तरफ हम खींचते हैं। और ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये जो डीबीटी की स्कीमें चलाई गई ख़ास तौर पर, जिसमें कि आपका पैसा आपके खाते में जा रहा है, इस तरह की स्कीम्स में, या फिर वो जो योजनाएं थीं जिसमें कि अनाज 80 करोड़ भारतीयों को जाता है फ्री में, इन सबों में जो मुख्य बेनिफिशियरी था, लक्षित किया गया कि उसमें दलित समाज सामने आए और वो लाभ उठाए। और हम लोगों ने पाया उसको किस तरह से अगर दलित समाज को गार्नर करने की कोशिश हुई तो फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ, जिसका आपने जिक्र भी किया। हरियाणा में और महाराष्ट्र में बताया जाता है कि दलित समाज की तरफ से वोट्स मिले। लेकिन अचानक ये घटना अब सामने आ गई है। तो क्या ये घटना अंबेडकर की जो राजनीति थी, उस अंबेडकर की राजनीति को हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा थोड़ा उसमें से वो निकाले अपने लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, या फिर कांग्रेस को इसका ज़बरदस्त लाभ मिलने जा रहा है? यही दो प्रश्न हैं। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां जो हैं, हमने देखा किस तरह से पटना में भी पुतला जलाया जा रहा है, जयपुर में भी विरोध हो रहा है। पर इस तरह से अंबेडकर को अपनाने की कोशिश और उन्हें अपनी राजनीति का हिस्सा बना लेने की कोशिशें पहले भी हुई हैं और ये बहुत सफल नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी इसे करके बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई थी। लिहाजा ये अपने आप में जो डिबेट है अभी इस वक्त जो चल रहा है, ये नहीं तय करेगा कि अंबेडकर के होने का, उनकी राजनीति का वो फ़ायदा किसको मिलने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को। मुझे ये लगता है कि थोड़ा अर्ली होगा ये तय करना। हाँ, ये ज़रूर है कि एक झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है, क्योंकि ये बातें जो कही जा रही हैं वो
अमित शाह के बारे में कही जा रही हैं, जो रणनीतिकार और चाणक्य माने जाते हैं। पर हकीकत ये भी है कि जो एक कहानी कही जा रही है और जो फसाना है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक अंतर है। जानबूझ करके कोई अगर मान लीजिए कि अवमानना करता है किसी की, और कोई कहता है कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, मेरी बात को पुनः दोबारा सुना जाए, तो ये दोनों बातें जो हैं वो अंतर हैं। शुरुआती तौर पर हमें लग रहा है कि कांग्रेस को इस बात का फ़ायदा होता दिखाई पड़ रहा है, पर ये फ़ायदा क्या सस्टेन करेगा? ऐसे में कि अमित शाह भी सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अंबेडकर पूज्य हैं और अंबेडकर की अवहेलना करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि तात्कालिक लाभ लेने की ये कोशिश है, और इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी को शायद फौरी लाभ मिले, क्योंकि 1 महीने के 1.5 महीने के भीतर उनका चुनाव होना है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में लेगेसी की जो लड़ाई है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होते मैं कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों को नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, आपने तो कांग्रेस की बात कर ली, लेकिन आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र कर दिया। हो सकता है उसे दिल्ली चुनाव में फ़ायदा मिल जाए, लेकिन बिहार में क्या? वहाँ पे जाति विशेष की राजनीति शुरू से होती आ रही है। ऐसा तो होगा नहीं कि लालू प्रसाद यादव या फिर उनके सहयोगी इस मुद्दे को छोड़ेंगे। उसके अलावा चलिए आप उत्तर प्रदेश चल लीजिए। एक पिक्चर खींचना चाहता हूँ मैं बस, कि अखिलेश यादव भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रहे हैं। वो उनका हाथ नहीं था कि वो अम्बेडकर की फ़ोटो लगेगी कि नहीं लगेगी हमारे संसद में, लेकिन वो भी एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, तो वो भी बात करेंगे अम्बेडकर की। तो वहाँ पे बीजेपी उनसे कैसे टैकल करेगी जो शुरू से ही अम्बेडकर की ही राजनीति कर रहे हैं? देखिए, अम्बेडकर की राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश नहीं, मायावती हैं। और उन्होंने बाबा साहब को खास तौर पर अपनी पार्टी के लिए हमेशा आराध्य माना, और उनके जो पॉलिटिकल मेंटोर थे कांशीराम, उन्होंने हमेशा जो राजनीति अपनी थी वो अम्बेडकर के अनुसार ही निर्धारित की। अम्बेडकराइट अपने आप को हमेशा से उन्होंने कहा। लेकिन ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, कि जिस वर्ग को अखिलेश यादव वोट बैंक के तौर पर देखते हैं और जिस वर्ग को मायावती वोट बैंक के तौर पर देखती हैं, दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक दरार है। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, और उत्तर प्रदेश में कभी भी ये दोनों वोट बैंक एक साथ नहीं आ पाए हैं। और बहुत से किस्से आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, कैसे जो दलित वोट बैंक है, ख़ास तौर पर जाटव समाज जो है वहाँ पर, वो और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके बीच क्लैशेस होती रही हैं। हाल के वर्षों में देखा गया है कि जैसे जैसे कमज़ोर हुई मायावती की पार्टी, दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने लगा। और ये एक ऐसी बात है जो कि अखिलेश यादव कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने हाल के दिनों में उस राजनीति को पकड़ा है, उसके डोर को थामा है, और आप देखते हैं कि कैसे उन्होंने जनरल सीट से अयोध्या से अवधेश प्रसाद को खड़ा किया, जो कि पासी समाज से आते हैं, और उनकी जीत में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मैसेज निकली। अयोध्या में जीत होती है समाजवादी पार्टी की और दलित समाज की, वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया था, तो उन्होंने डोर थामने की कोशिश की है। लेकिन पूरी तरह से दलित समाज समाजवादी पार्टी की तरफ आकृष्ट हो जाएगा, इस बात में संदेह है। वो वोट बंट रहा है, और वो वोट भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, वो वोट कुछ अंश में मिला है समाजवादी पार्टी को भी। और चलिए बिहार, आपने बिहार की बात की, वहाँ चुनाव होने हैं। बिहार में एज सच अंबेडकर पॉलिटिक्स हुई नहीं। देखिए, बिहार की पृष्ठभूमि में क्या है कि जब जगजीवन बाबू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे और अंबेडकर और नेहरू के बीच डिफरेंसेस थे, ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। तो नेहरू के द्वारा मदद उनको मिली, प्रमोट किए गए जगजीवन राम, या फिर उनकी अपनी भी विद्वता थी, वो विद्वान आदमी थे। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक समानांतर पैरेलल रेखा चलती थी, और अंबेडकर की जगह जगजीवन राम को नेहरू ज़्यादा पसंद करते थे। इस तरह के किस्से भी इतिहास में आपको मिल जाते हैं। तो जगजीवन राम सबसे मूर्धन्य हस्ताक्षर, जहाँ तक सवाल है, दलित राजनीति की बिहार में। उसके बाद मॉडर्न अगर आप एज में आते हैं तो दलित पॉलिटिक्स बिहार में रामविलास पासवान के ज़रिए जानी जाती है, जिनके पुत्र
चिराग पासवान अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में मंत्री भी हैं। उस प्रदेश में जो राजनीति है वो यहाँ के नेताओं के आसपास ज़्यादा घूमी है, अनलाइक उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जहाँ पर अम्बेडकरवाद को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग श्रद्धा अनुभव करते हैं जो दलित समाज से है। हाँ, एक बड़ा अम्ब्रेला अम्बेडकर के नाम का, बाबा साहब के नाम का हमेशा रहता है, लेकिन इंडिविजुअल अलायंसेस जो हैं ये ज़्यादा मैटर करती हैं। लिहाजा बिहार में जो दलित पॉलिटिक्स है, और ख़ास तौर पर वैसी दलित पॉलिटिक्स जो कि पहचान की राजनीति के तौर पर देखी जा रही है, उसमें मुझे ये लगता है कि वहाँ पर एक तरफ जहाँ पासवान है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में वोट विभक्त हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए असली झटका आशुकेश इस बात को लेकर है कि दलित पॉलिटिक्स के भीतर आज की तारीख में सब कैटेगराइजेशन का एक सवाल खड़ा हुआ है। आपने भी सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कि दलित समाज दो वर्गों में है, ऐसा एक अनुभव लोगों ने महसूस किया है, जिसमें कि कुछ है जो दलित समाज आगे बढ़ गया है, जिसे आरक्षण का लाभ मिला है, कुछ है दलित समाज का हिस्सा जो कि बहुत पीछे रह गया है, और उस पीछे रह गए दलित समाज के लिए ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसको कि हरियाणा में लागू भी किया गया है बीजेपी के द्वारा, और कांग्रेस के द्वारा ही कर्नाटक में लागू किया गया है। तो जब हम बात करते हैं कि क्या होगा इस बयान के बाद, तो हमें जो उपवर्गीकरण का जो सवाल है इसको भी देखने की ज़रूरत है। हम जितने भी कास्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं दलित पॉलिटिक्स में, जैसे कि अंबेडकर महार जाति से आते थे जो कि आरक्षण का लाभ लेने में सफल रहा है। हम बात कर रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश में, तो जाटव जो जातियां हैं वो ज़्यादा आरक्षण का लाभ लेने में सफल हुई हैं, बहुत मजबूत हैं। हम बात करें अगर बिहार की, तो पासवान हैं, वो आरक्षण का लाभ लेने में ज़्यादा सफल हुए हैं। उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनके ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन है, उनके डॉक्टर इंजीनियर्स आपको मिलेंगे। लेकिन एक दूसरा वर्ग है, दलित राजनीति उसकी तरफ फोकस अब कर रही है। जैसे मान लीजिए कि मदिगाज कहा जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, बैकवर्ड दलित इनको बोला जाता है। जैसे कहा जाता है धोबी, जैसे कहा जाता है कोरी, जैसे कहा जाता है मुसहर, जैसे कहा जाता है वाल्मीकि। अब देखिए, वाल्मीकि जो है वो सबसे बड़ी आबादी है पंजाब में, और उसी ने केस किया था कि हमें तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमारी ज़्यादा आबादी है, और उसी ने जब केस किया था तो वो केस हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और फिर ये फैसला आया कि उपवर्गीकरण होना चाहिए दलित समाज के भीतर ही। लिहाजा अब दलित पॉलिटिक्स जो है वो विद इन द दलित समाज, एक दलित जो थोड़ा आगे बढ़ गया और एक दलित जो पीछे रह गया, इन दोनों के बीच हो रही है। लिहाजा इस तरह के बयान से नुकसान या फायदा फौरी तौर पर होता दिखाई तो पड़ता है, जैसा कि अमित शाह का बयान आया है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये बात हकीकत है, कभी भी अंबेडकर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नहीं सुहाए। ये एक हकीकत है जो कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहें या न कहें, या फिर कांग्रेस वाले कहें न कहें, ये बात दर्ज है अपने आप में। अब ये है कि हाल के दिनों में एक नया एक्सपेरिमेंट और बड़ा नायाब एक्सपेरिमेंट हुआ है। खड़गे साहब को दलित आइडेंटिटी के साथ वाले व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है। लिहाजा एक ट्रैक्शन तो है आज की तारीख में कांग्रेस के पास, और उनको फौरी फायदा भी इसका हो सकता है, पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या लॉन्ग टर्म में भी इस तरह का कोई फ़ायदा कांग्रेस को हो पाएगा। मतलब देखिए, आपने समझा कि कैसे हरियाणा हो या फिर तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, दलितों के साथ राजनीति या फिर दलितों की राजनीति कैसे होती है। बीएसपी का हाल आप जानते हैं, बिहार में आपने राजनीति का हाल जान लिया। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से मुद्दे बनाने की कोशिश करती है ताकि आपको रुझाया जा सके, वो चाहे प्रधानमंत्री का भाषण हो या राहुल गांधी का भाषण हो, समझना आपको है। और इनसाइड स्टोरी में हम यही बात आपको समझाते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके साथ कौन सा खेल खेलना चाहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।